और आज हम इसके 3 में से दूसरे भाग रुधिर के घटक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा रुधिर एक तरल पदार्थ होता है, ये हमारे परिवहन तंत्र से को बनाता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारा परिवहन तंत्र मुख्यतः 3 घटकों से बना है। एक है हृदय, दूसरा रक्त वाहिनियां और तीसरा रुधिर। हृदय और रक्त वाहिनियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम रुधिर के बारे में और पढ़ेंगे। रुधिर को हम रक्त भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? खून। और जब भी आपको कभी चोट लगती है या गिर पड़ते हैं, कहीं कट जाता है, पिन चुभ जाती है, तो क्या हो निकलता है? एक तरल पदार्थ निकलता है जो लाल रंग का है, और यही लाल रंग का तरल पदार्थ है हमारा रुधिर। इसके मुख्य कार्य क्या है? ये सभी अंगों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है, और इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या होता है? इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से हमको मिलती है ऊर्जा। जैसे एक आप गाड़ी के बारे में सोचिए, जैसे मोटरसाइकिल, अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी बंद पड़ जाएगी। उसी तरह अगर हमारे अंदर ऊर्जा ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे आपने कभी अनुभव किया हो कि आप बड़ी देर तक पैर मोड़े बैठे रहे और फिर जब खड़े हुए तो कैसी झंझनाहट सी हुई। क्यों? क्योंकि जब आप पैर मोड़ के बैठे थे तो आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ गईं, उनमें ठीक से खून का प्रवाह नहीं हुआ। इस कारण से ऑक्सीजन कुछ अंगों तक नहीं पहुंची, जैसे कि आपके पैर, पैर की उंगली, जांग। तो वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऊर्जा की कमी हो गई, और जैसे ही आप एकदम से खड़े हुए, आपके पैर ने काम नहीं किया, तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है ताकि उस पैर के उस अंग तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंच जाए और ऊर्जा बन जाए। तब आपका शरीर काम करने लायक होता है और आप आगे बढ़ पाते हो। और दूसरा काम है कि अंगों में जो अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंगों से बाहर लेके आना। अंगों तक पहुंचाना क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और अंगों से लेके क्या आना है? कार्बन डाइऑक्साइड और खराब पदार्थों को। और ये शरीर के सभी अंगों से जुड़ा हुआ है। ये एक तरल पदार्थ है और सभी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी मतलब जोड़ना, यानी प्लस, जोड़ कर रखना। जैसे हमारी हड्डियां पूरे शरीर को जोड़ कर रखती हैं, तो ये एक संयोजी ऊतक है। उसी प्रकार से रुधिर भी एक तरल संयोजी ऊतक है जिसने पूरे शरीर को जोड़कर रखा है। जो रुधिर होता है वो किन जंतुओं में होता है? कुछ जंतु होते हैं कशेरुकीय जंतु, यानी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होंगे? इनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इस चूहे में है या इस सांप में है। तो जिनमें ये रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे चूहा, सांप, छिपकली, चिड़िया, इनके अंदर लाल रंग का खून होता है। और जो ऐसे जंतु हैं जिनमें ये हड्डी नहीं होती, यानी अकशेरुकीय जंतु, यानी इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कॉकरोच, घेंगा, मकड़ी, इनमें ये हड्डी नहीं होती है। इनमें लाल रंग का खून नहीं होता। और जैसे एक जंतु है मच्छर। आप सोच रहे होंगे मच्छर को तो जब मैंने मारा था तो उसके अंदर से लाल रंग का खून निकला था। हाँ बच्चों, लेकिन वो खून उसके पेट में था, ना कि उसके परिवहन तंत्र में। इसलिए मच्छर के अंदर कैसा खून होगा? लाल रंग का खून नहीं होगा। तो रुधिर, जो हमारा तरल रुधिर पदार्थ है, तरल पदार्थ, वो कैसे बना है? किस किस चीजों का बना है? वो 2 घटकों का बना है। एक तो है कणिका और दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जैसे पानी, और कणिका कण के समान है, यानी जैसे बालू के कण होते हैं या पाउडर के कण, बिल्कुल बारीक से छोटे छोटे कण, ऐसे ही और छोटे कण, उनको हम क्या कहते हैं? कणिकाएं। और ये कणिकाएं क्या होती हैं? कोशिका होती है जो पूरे शरीर में घूम रही है इस तरल पदार्थ में। तो इसको हम कैसे जान पाए कि रुधिर के 2 भाग होते हैं? क्या करते हैं कि ये जो एक कांच की ट्यूब होती है,
इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। इस ट्यूब में हम अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, खून का सैंपल देते हैं, यानी खून का थोड़ा सा भाग, और इस खून को हम एक मशीन में डालते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ये देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब डाली जा रही है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन मिक्सी की तरह होती है और ये इस तरह से गोल गोल चलती है, बहुत तेजी से इस प्रकार गोल गोल चल रही है। तो जब ये तेजी से गोल गोल घूमती है 15 मिनट, तो जैसे मक्खन और छाछ अलग हो जाती है, वैसे ही इसमें ये कणिकाएं और ये प्लाज्मा अलग हो जाता है। अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम 100 बराबर भागों में बांट दे तो क्या होगा? 55% हमारा प्लाज्मा होगा और 45% ये कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है लाल रुधिर कणिका, इसको इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी है प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में प्लेटलेट्स और इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स कहते हैं। जैसे आपने बालू वाला पानी देखा होगा ना, कैसे बालू पानी में तैरती रहती है, उसी प्रकार से ये सारी कणिकाएं प्लाज्मा के तरल में तैरती रहती हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये है हमारे पास एक तरल पदार्थ यानी पानी। इसको हम मान लेते हैं कि ये प्लाज्मा है, और ये है हमारे पास सिंदूर जिसमें छोटे छोटे कण हैं। तो ये मान लेते हैं हमारी कणिकाएं, और जब हमने इसको इसमें मिलाया तो ये हमारा पारदर्शी जो तरल पदार्थ था, ये कैसा हो गया? ये लाल हो गया। तो इसी कारण से हमारा खून कैसा दिखता है? हमारा खून लाल रंग का दिखता है। अब हम जानेंगे कणिकाओं के बारे में। सबसे पहले लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका को इंग्लिश में हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या? कॉर्पसल्स, या फिर इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको RBC बोलते हैं। ये गोल होती हैं और तश्तरी नुमा होती हैं, बीच से पिचकी हुई होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता। ये देखिए, ये गोल है ना, पर ये गेंद जैसी गोल नहीं होती, ये बटन जैसी गोल होती हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये पिचकी हुई हैं और इसमें केंद्रक नहीं। वैसे तो शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी उन कुछ कोशिकाओं में है जिनमें केंद्रक नहीं होता। ऊंट की आरबीसी अंडाकार होती है और इसमें केंद्रक होता है। इस प्रकार की अंडाकार होती है, गोल नहीं होती। लाल रुधिर कणिका के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से ही लाल रुधिर कणिका का रंग लाल होता है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन यानी 4 महीने। ये 4 महीनों तक जीवित रहती है और इसका निर्माण हो रहा होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब जो हमारी अस्थि है यानी हड्डी है, इनके बीच में का ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं मज्जा। इंग्लिश में इसे हम बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो में यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूण में ये यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण का अर्थ है वह बच्चा जो माँ के पेट में है। तो उसमें कहाँ आरबीसी बन रही है? उसमें यकृत यानी लिवर में बन रही हैं और प्लीहा यानी स्प्लीन में बन रही हैं। आरबीसी के बाद जो दूसरी मुख्य कणिका है उसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC। ये आरबीसी के मुकाबले बड़ी होती हैं और इनमें कोई विशेष रंग नहीं होता। ये 5 प्रकार की होती हैं और इनमें केंद्रक होता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं था ना, लेकिन इनमें केंद्रक होता है। पर केंद्रक कैसा है? बटा हुआ सा है। ये देखिए, ये 5 प्रकार की WBC, और ये देखिए ये केंद्रक कैसा है?
बटा हुआ सा ये आपस में जुड़ा है। यहाँ देखिए ये भी ऐसा बटा हुआ सा केंद्रक है। इसी प्रकार से ये केंद्रक यहाँ पर भी बटा हुआ है। और ये देखिए ये कैसी हैं, पारदर्शी हैं और इनका कोई विशेष आकार नहीं है। श्वेत रुधिर कणिका का निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा यानी स्प्लीन। कहाँ होता है ये प्लीहा? ये प्लीहा हमारे शरीर में पेट के पीछे यहाँ ये स्प्लीन होता है। इसी स्प्लीन में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती हैं और ये 1 से 4 दिन ही जीवित रहती हैं। इनका काम है प्रतिरक्षण करना, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करना। हमारे शरीर में जब कोई परजीवी यानी जो जीव हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अभी कैसा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो ये जीवों को हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, तो इन जीवों को कहते हैं परजीवी। ऐसे जीव जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो बहुत सारी आरबीसी मिलकर एक सेना की तरह इन सबसे लड़ती हैं और तब तक लड़ती रहती हैं जब तक हमारा शरीर द्वारा स्वस्थ नहीं हो जाता। और ये दूसरा इनका काम है खून की सफाई। जब कोई कोशिका, कोई कणिका खून में खराब हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, उसको घेर कर खा लेती हैं और इनका आकार बदलता रहता है एक अमीबा की तरह। यहाँ देखिए ये आकार बदल रहा है ना इनका, ये अमीबा की तरह जब चाहे अपना आकार बदल लेती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि ये किसी भी छोटी से छोटी जगह पे आराम से घुस जाती हैं और किसी भी परजीवी को या मृत कोशिका को ऐसे खा लेती हैं। इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर उसको लेकर खा लेती हैं। तो ये सफाई का भी काम करती हैं। इसके बाद आता है तीसरी कणिका, रुधिर प्लेटलेट्स। बच्चों, जब किसी शब्द के पीछे लेट्स शब्द लगता है तो इसका अर्थ है छोटा, जैसे बुकलेट। बुकलेट में क्या है, बुक के पीछे लगा है लेट शब्द यानी छोटी किताब। इसी प्रकार से एक शब्द है पिगलेट। पिग का मतलब क्या है, सुअर, और पिगलेट का मतलब सुअर का बच्चा यानी छोटा पिग। और ये प्लेटलेट जो हैं वो दोनों तरफ से उठी हुई होती हैं, इस प्रकार जैसे एक परवल होता है। और ये बहुत छोटी होती हैं, आरबीसी से भी छोटी होंगी और डब्ल्यूबीसी से भी छोटी होंगी। यहाँ पे ये देखिए उभयोत्तर, दोनों तरफ उठी हुई, ऐसे ये नीचे की तरफ भी उठी हुई होगी। पर चोट लगने पर ये क्या करती हैं, अपना आकार बदल देती हैं और इनमें ये इस तरह से रेशे निकल आते हैं। इनका क्या काम होगा हम बस थोड़ी देर में देखेंगे। ये प्लेटलेट्स भी आरबीसी की तरह केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल मात्र 8 से 10 दिन है और इनका निर्माण भी आरबीसी की तरह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हो रहा होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, रुधिर का थक्का जमाना। आपने ध्यान दिया होगा जब आपको चोट लगती है तो खून निकलता है, दर्द होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और उस जगह थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद पपड़ी बन जाती है और फिर से हमारी खाल आ जाती है। तो खून का ये गाढ़ा होना क्या कहलाता है, थक्का। और ये कौन करता है इसको जमाने का काम, ये प्लेटलेट्स का काम है। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारी वाहिनी है यानी नलिका है जिसमें खून बह रहा है। यहाँ पे चोट लग गई, फिर क्या हुआ, ये जो हमारी प्लेटलेट है इसने अपना आकार बदल दिया और क्या किया, हमारे खून में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। तो जैसे ही चोट लगती है और इसका आकार बदलता है, ये संदेश देती है उस प्रोटीन को कि तुम फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाओ। तो जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनता है, इस प्रकार के छोटे छोटे रेशे खून में जहां चोट लगी है वहां बनने लगते हैं और ये रेशे फिर उस चोट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी कणिकाएं हैं जो खून के माध्यम से उस रास्ते जहां छिल गया था बाहर बह रही हैं, वो इन रेशों में फंस जाती हैं और फंस जाती हैं। तो आपने देखा होगा चोट लगने के बाद थोड़ा सा खून गाढ़ा हुआ ना, वो इसी वजह से होता है। और फिर फंसने के बाद थोड़े समय बाद उसमें एक पीला सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है।
अगर आप उसको छुएंगे तो आप देखेंगे हल्का सा चिपचिप सा कर रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं सीरम। थोड़े समय बाद क्या होगा, यहाँ पर ये पपड़ी बन जाएगी और ये सूख जाएगा और हमारी इस नलिका से जहां अभी छेद हुआ था उससे खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक बीमारी है डेंगू बुखार जो कि मच्छर के काटने से होती है। उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आपने घरों में अक्सर सुना होगा कि कोई कहता है वो बीमार है और उनके अंदर प्लेट्स कम हो गई, तो आपने सोचा होगा क्या शरीर के अंदर प्लेट्स होती हैं? प्लेट्स का मतलब वहां पर प्लेटलेट से ही है। ये बहुत बारीक कण हैं, बहुत ही बारीक कण होते हैं जो कि डेंगू के बुखार में कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लेटलेट के कम होने पर व्यक्ति का जो खून है वो जमेगा नहीं। अगर उसको कभी चोट लग गई और खून निकल रहा है तो फिर वो जमेगा नहीं, तो बहता रहेगा और हमारे अंदर से खून खत्म हो जाएगा। जैसे कि कभी टंकी में पानी भरा हो और हमारे किसी पाइप में लीकेज हो तो टंकी का पानी खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे शरीर का लीकेज है, हो जाएगा और धीरे धीरे खून समाप्त हो जाएगा। तो होगा क्या कि अंगों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा होगा, और जब अंगों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जिस प्रकार एक गाड़ी बंद पड़ जाती है हमारा शरीर भी बंद पड़ जाएगा, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे कि हमें लग रहा है कि थकान हो रही है या फिर हमें चक्कर आ रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या कहा कि अपने खून की जांच कराओ। तो जब हम खून की जांच कराते हैं तो हमें इस तरह का एक पेपर मिलता है, इसको हम कहते हैं ब्लड रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? ब्लड रिपोर्ट। इसको हम हीमेटोलॉजी रिपोर्ट भी या पैथोलॉजी रिपोर्ट भी कहते हैं। हो सकता है इस तरह का पेपर आपने अपने घर में देखा हो। सबसे ऊपर यहाँ नाम और रोगी के पते के बारे में, वो कितने एज का है, ये सब लिखा होता है, और नीचे यहाँ पर रिजल्ट लिखे होते हैं। तो इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए। सबसे ऊपर है ये हीमोग्लोबिन, यही वो प्रोटीन है जो खून को लाल रंग दे रही थी। इसके नीचे ये क्या है? टीएलसी। टीएलसी का मतलब है हमारी WBC। ये देखिए 5 प्रकार की हैं, 1 2 3 4 5, और इसके नीचे ये है RBC और ये है प्लेटलेट्स। यहाँ पर हमारे जो मरीज है उसके कितना संख्या है ये दे रखी है, और यहाँ पर दे रखा है कि कितना होना चाहिए। अगर हम तुलना करें तो 1 घन mm रक्त में, यानी कि राई के बराबर रक्त में 55 से 45 लाख तक RBC होती हैं, 2 से 5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं, और 9 से 5,000 तक WBC होती हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, ये बटन्स हैं, ये हमारे RBC की तरह दोनों तरफ से चपटी हुई तस्तरी नुमा है, तो इसको हम मानेंगे RBC। और ये है प्लेटलेट्स, ये भी तस्तरी नुमा चपटी हुई है, इसको हमने इसमें डाला, ठीक है। और ये है 5 प्रकार की हमारी WBC। ये क्या है? ये है प्लाज्मा। इसको हमने इसके अंदर इस प्रकार से डाल दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा रक्त। ये क्या है? ये देखिए, लगभग 45% इसमें हमारी कणिकाएं हैं और 55% ये हमारा प्लाज्मा है। चलिए आगे देखें। अब हम अपने रुधिर के दूसरे मुख्य घटक प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, यानी पानी जैसा पदार्थ है। ये एक पीले रंग का पदार्थ है और ये साफ होता है। हमने अभी देखा था ना प्लाज्मा को, वो साफ था, उसके अंदर गंदगी नहीं थी, जैसे दूध जैसा नहीं था, हम उसके आर पार देख सकते थे, पानी जैसा था, साफ था।
और अगर हम प्लाज्मा को छुएं तो ये चिपचिपा होता है, जैसे चोट लगने के बाद सीरम निकला था चिपचिपा सा, वो ही। और ये पारदर्शी है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। और ये 55 से 60% बनता है रुधिर में, उसका भाग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम 100 भागों में डिवाइड कर दें तो ये जो ऊपर के ये 55 भाग हैं, ये क्या होंगे? प्लाज्मा। और नीचे के ये 45% और ये सफेद पट्टी भी, ये 45% क्या होंगी? कणिका। तो अगर इसको हम देखें प्लाज्मा को, तो क्या दिखता है कि इसमें 90%, यानी अगर अब इसके 100 भाग किए जाएं तो 90 भाग क्या होगा? सिर्फ जल है, यानी पानी है। और ऊपर के 10% अन्य पदार्थ हैं। अन्य पदार्थों में क्या क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन तत्व होता है। तो ये पदार्थ कौन से होंगे? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन्स। और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे? जिनमें ये कार्बन नहीं होता, जैसे कि क्षारीय लवण, यानी नमक जैसा एक पदार्थ। इस क्षारीय लवण की वजह से ही हमारा खून क्षारीय होता है। ये देखिए हमारे खून का बहाव, ये जो है ये हमारी नलिका, ये है आरबीसी, ये दोनों तरफ से चपटी हुई है। ये है हमारी प्लेटलेट, ये दोनों तरफ से उठी हुई है। और ये आ गई डब्ल्यूबीसी, ये यहाँ पर गोल दिखाई गई है, ओए की प्रकार की दिखाई गई है, पर ये 5 प्रकार की होती है। और ये है पीले रंग का प्लाज्मा। तो पीले रंग के प्लाज्मा में ये सारी कणिकाएं इसी प्रकार से तैर रही हैं। अब हम जानते हैं कि पूरे रुधिर की जो घटक हैं, 4 मुख्य घटक हो गए। कौन कौन से? एक है प्लाज्मा, एक है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। 1 2 3 4। तो इनके काम क्या क्या होते हैं एक बार हम पूरा देख लेंगे। प्लाज्मा क्या है? एक तरल पदार्थ है जो नली में बह रहा है और इनमें ये कणिकाएं बह रही हैं, यानी ये बहने में कणिकाओं को मदद कर रहा है। आरबीसी क्या है? आरबीसी एक गाड़ी की तरह है जो ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आती है। कहाँ ले जाती है? ये अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और हृदय तक ले जाती है। और हृदय से ऑक्सीजन फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन वापस हृदय में आती है और हृदय से वापस ऑक्सीजन युक्त आरबीसी अंगों तक पहुंचती है। तो ये गाड़ी की तरह काम कर रही है, जिसमें हृदय फेफड़ों में ऑक्सीजन इस गाड़ी पे बैठती है और वापस अंगों तक जाती है। फिर अंगों में ऑक्सीजन उस जगह उतर जाती है और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस गाड़ी में बैठती है और यहाँ से फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है लड़ाई करना। हमारे अगर शरीर में कोई परजीवी घुस गया तो ये सब मिलकर उस परजीवी को मारती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस है इस तरह का, और ये शरीर में घुसा हुआ है। तो अब शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक कितने दिनों तक, जैसे 14 दिन कहते हैं ना, 14 दिन आपको ठीक करने में लगेंगे कोरोना से, तो 14 दिनों तक ये आरबीसी इसको घेर के रखेंगी। ऐसा एक वायरस नहीं होगा, बहुत सारे वायरस होंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से देखो एक आरबीसी बड़ा बना के दिखाते हैं और ये वायरस है, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इसको चारों तरफ से ऐसे घेरेगी, फिर और घेरेगी और इस तरह से इसको अपने शरीर के अंदर ले लेगी और उसके बाद में इसको मार डालेगी। इस प्रकार से ये शरीर के हर एक वायरस को या बैक्टीरिया को भक्षण करती है, उसको खा लेती है। उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करती है, अगर हमारी नली जिसमें खून बह रहा है यानी वाहिनी ये कहीं से कट जाए,
यानी ऐसे, और यहां से खून बहने लगे बाहर की ओर, तो प्लेटलेट क्या करेगी, यहां आ जाएगी और रुधिर का थक्का जमा लेगी, तो इस वाहिनी को सील कर देती, इस लीकेज को सील कर देती है। ये तीनों के कार्य हैं। चलिए बच्चों, आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। क्या रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करेगी? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेट्स में प्लूरल होता है, बहुवचन हो जाता है, एक नहीं कर रही, बहुत सारी कणिकाएं मिलकर काम कर रही, इसलिए प्लेटलेट्स। रुधिर का लाल रंग वर्णक के कारण होता है। हमने पढ़ा था किस कारण से रुधिर का लाल रंग है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अभी हमने रिपोर्ट में भी इसे देखा था ना, HB। मनुष्य का रक्त, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक था या नहीं? नहीं था, तो केंद्रक विहीन है। और किसमें केंद्रक नहीं था? प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं था। घर का कार्य क्या करना है आपको रुधिर के कार्य लिखने हैं। किसके कार्य लिखने हैं? रुधिर के चारों घटकों के कार्य लिखने हैं। यानी प्लाज्मा का कार्य लिखना है, WBC का कार्य लिखना है, RBC का कार्य लिखना है और प्लेटलेट्स का भी कार्य लिखना है। चारों अलग अलग लिखेंगे। फिर ये भी लिखिए कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। हमने पहले पढ़ा और अभी अभ्यास में भी पढ़ा। आप ये देखिए और इसे अपनी किताब में भी खोजिए कि रुधिर का रंग लाल क्यों है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने परिवहन तंत्र के सभी घटकों के बारे में पढ़ लिया है। इसके मुख्यतः 3 घटक थे। पहला था हृदय, जिसका काम था पंप करना। यह खून को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पंप कर रहा था। दूसरा हमारा घटक था वाहिनी। वाहिनी 3 प्रकार की थी। हमारी आर्टरी यानी धमनी, वेन्स यानी शिरा और कैपिलरी यानी केशिका। धमनी में जो रुधिर था वो हृदय से अंगों तक पहुंच रहा था और शिरा में अंगों से वापस हृदय तक आ रहा था। केशिकाएं दोनों के बीच में संबंध बना रही थी, जिससे कि अंगों में ऑक्सीजन पहुंचती थी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस शिरा में पहुंच जाती थी। और तीसरा जो हमारा घटक है वो है रुधिर, यानी हमारा रक्त या खून, जिसके फिर से 4 घटक थे। प्लाज्मा यानी वो तरल पदार्थ जिसमें सब कुछ तैर रहा है। RBC यानी वो कणिका जो ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है। और WBC वो कणिका जो लड़ाई करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है और एक सेना की तरह काम करती है। और प्लेटलेट्स वह कणिका जो जब हमें चोट लगती है तो उस जगह जाके एक सीलिंग का काम करती है, उस नली को बंद करने का काम करती है, थक्का जमाने का काम करती है, ताकि हमारे शरीर से खून का बहाव रुक सके। प्यारे बच्चों, हमने अब तक परिवहन तंत्र के सभी घटकों के बारे में जान लिया। आज हमने रुधिर के घटकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने जाना कि हमारा रुधिर RBC, WBC और प्लेटलेट से बना है और ये प्लाज्मा जैसे तरल में तैर रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में वर्ग और वर्ग